Good morning to all of you. Myself Umesh Gupta. Dear student, today I am going to teach you English grammar. Dear student, in previous video I had explained about future continuous tense, and today I am going to teach you future perfect tense. Please watch this video carefully and try to understand it. प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्यूचर पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था और आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसे रूल नंबर 1 और 2 को आप देखेंगे पहले कि कोई कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक पूर्ण या समाप्त हो चुकेगा, ऐसे सेंटेंस आता है और इसमें समय भी दिया रहता है, यानी बाय या बिफोर का हम प्रयोग करते हैं, प्लस टाइम को भी हम लगाते हैं, तब यह सेंटेंस एक निश्चित सेंटेंस माना जाता है। ऐसे तो लोग सिंपली कह देते हैं कि वह स्कूल जा चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, ऐसे सेंटेंस बोल देते हैं। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय का होना अति आवश्यक है। उस तरह से देखते हैं हम रूल नंबर 2 में, यदि भविष्य में 2 कार्य हो और एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो और दूसरा कार्य बाद में हो रहा हो, तो हम उसे कैसे बनाते हैं? तो जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो कार्य बाद में पूर्ण होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम उन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे नीचे दिखाया गया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, उसके बाद बिफोर या व्हेन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाकी सेंटेंस को बना देते हैं। यानी इनमें 2 चीज़ें आती हैं ऐसे वाक्यों में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इनकी पहचान क्या है। इनकी पहचान है क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा, गई होंगी, गए होंगे, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो आप तुरंत पहचान करेंगे कि यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब आप पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसको बताने की नीड नहीं है, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, ऐसे शैल हैव एंड विल हैव का हम प्रयोग करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल हैव का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आप इसे लगाना न भूलें। आगे देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे इसका स्ट्रक्चर्स है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव आर विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कोई अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाय, बिफोर और प्लस टाइम। यानी ये कुछ चीज़ें बाय या बिफोर का प्रयोग जरूर करना है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। ही विल हैव completed दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। यानी वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। अगले रविवार तक मैं इस कार्य को पूरा कर चुकूंगा। तो आई शैल हैव फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट संडे। मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा कर चुकूंगा या कर चुका हूँगा। ऐसे भी सेंटेंस आते हैं।
तो आई शैल हैव फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। इस प्रकार से आप इन सभी एग्जाम्पल को, स्ट्रक्चर्स को आप अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे। आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर्स है, सब्जेक्ट प्लस शैल आर विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय आर बिफोर प्लस टाइम, यानी हम उनका जरूर करेंगे। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह अगले महीने तक, देखिए इसमें समय दिया हुआ है, इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुकेगा, यानी अगले महीने तक समय दिया गया है और इसमें हमको करना क्या है, नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे हम इसका हम प्रयोग करेंगे, यानी नॉट का यूज कर देंगे तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी स्ट्रक्चर्स यानी जो रूल्स है वो सेम है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। जैसे शैल आर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाई बिफोर प्लस टाइम, यानी बाय या बिफोर में किसी एक का प्रयोग करना है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी समय के अनुसार। जैसे वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। विल ही, क्या वह, तो क्या आ गया है तो उसके लिए हम विल ही यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, क्या मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा कर चुकूँगा या कर चुका हूँगा। तो शैल आई फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप प्रश्नवाचक चिन्ह को भी लगाना न भूलें, वो अति आवश्यक है क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में देखेंगे शैल आर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस बिफोर प्लस टाइम। जैसे क्या वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुकेगा। विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। अब क्या मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा नहीं कर चुकूँगा या कर चुका हूँगा। यहाँ पे देखते हैं शैल आई नॉट हैव फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे, यानी अब इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हैं। तो यहाँ पे विल और शैल को पहले लगाया गया है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का भी प्रयोग किया गया है। तो प्रिय छात्रों, अगर ऐसे ही WH फैमिली आती है तो WH फैमिली को आप जानते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई टेंसों में, कई सेंटेंसों में कि WH फैमिली को हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो इस प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड आ जाए तो WH वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे। बाकी रूल रेगुलेशन इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव के अनुसार ही रहेगा। तो आप इस वीडियो को सावधानीपूर्वक देखेंगे और इसे अपने फेयर कॉपी में नोट करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।